बच्चों में हड्डियों से जुड़ी समस्या उनकी मजबूती, ग्रोथ और ओवरऑल हेल्थ पर असर डालती है। आनुवांशिक या फिर किसी दूसरी वजह से बच्चों में हड्डियों की समस्या हो सकती है, इसलिए नवजात बच्चों में पेरेंट्स को चाहिए कि इस पर नजर रखें। तो आइए जानते हैं कि बच्चों की हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाए रखने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं नवजात बच्चों में हड्डियों से जुड़ी जन्मजात बीमारियों की। इसे मेडिकल भाषा में इन-टोइंग कहते हैं। ऐसे बच्चों के पैर के पंजे अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। ये समस्या पैरों की उंगलियों या फिर कूल्हे से जुड़ी हो सकती है। अगर बच्चे में ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं तो टेंशन ना लें, डॉक्टर से संपर्क करें। कई बच्चों में पैर पिंडली की ओर से बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। आगे चलकर बॉडी का निचला पोर्शन खराब हो जाता है। ऐसी समस्या आने पर डॉक्टर से संपर्क करें। रीढ़ में असामान्य रूप से घुमाव या झुकाव भी बच्चों में एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। इसे स्कोलाइसिस कहते हैं। ये दिक्कत कम उम्र की लड़कियों में ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसी समस्या आने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। बच्चों में फ्लैट फुट की समस्या भी बहुत कॉमन है। वैसे तो फ्लैट फुट एक मामूली सी परेशानी दिखती है और इसका कोई खास असर नहीं दिखता। ज्यादातर बच्चे फ्लैट फुट के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये सामान्य हो जाता है। लेकिन फ्लैट फुट से जूझ रहे 10% बच्चों में कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो अगर आपके बच्चे में इनमें से कोई भी लक्षण नजर आ रहे हो तो इसे नजरअंदाज करने की बजाय डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल हो सकती है। बच्चों 5 साल 10 साल को अगर आप छोड़ दें तो सबसे पहले जो बच्चे पैदा होते हैं तो आपने देखा होगा उनको एक पीडियाट्रिशियन आके देखता है हॉस्पिटल्स में, और उसमें एक फुट की डिफॉर्मिटी होती है जिसको CTEV बोलते हैं। वो कॉमनेस्ट कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी है जिसमें बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर उसको टाइम पे डायग्नोस कर लिया जाए और प्रॉपर उसका इलाज किया जाए तो वो विद द एज ठीक हो जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि जो भी बीमारियाँ बाय बर्थ होती हैं उन सारी बीमारियों का कोई वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि बाय बर्थ यानी कि उनके जो जेनेटिक्स या ये कहें कि सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम आ गई है वो धीरे धीरे एज बाय एज बढ़ती जाती है। तो उनका जो भी इलाज होता है वो कंटिन्यूअस होता है और जब तक वो पूरी तरह से एडल्ट नहीं हो जाते तब तक चलता है फॉर बेस्ट रिकवरी। तो कोई भी कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी में आप ये मत मान के चलिए कि मैं आज डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने आज दवा दी और वो परमानेंट ठीक हो गई, या डॉक्टर ने एक सर्जरी की तो दोबारा सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी कॉन्जेनाइटल ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटीज़ हैं उन सारे डिफॉर्मिटीज़ का ट्रीटमेंट 18 साल तक चलता है, इसलिए आपको रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए। इसको इसलिए बता रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि पेशेंट को लगता है कि अभी मैंने किया 1 साल ट्रीटमेंट लिया वो ठीक हो गया और फिर 3 साल फिर रिकरेंस के साथ वापस आ गया, तो फिर उसमें आपको परेशानी होती है। तो आपका रेगुलर फॉलोअप होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्जेनाइटल बच्चों की डिफॉर्मिटीज़ जो होती हैं उसके लिए ये एक मेन पॉइंट है। जरूरत से ज्यादा पढ़ाई का बोझ और कंप्यूटर मोबाइल का चलन बच्चों को कमजोर बना रहा है। वहीं इसकी वजह से खराब डाइट और जीरो फिजिकल एक्टिविटी की समस्या बढ़ी है। बच्चे स्कूल से आकर मोबाइल पर लग जाते हैं और बाहर खेलने नहीं जाते। इसकी वजह से उन पर धूप का एक्सपोजर नहीं हो पाता। ये आदत बच्चों की हड्डियां कमजोर कर रही है। बच्चों की यही अनहेल्दी लाइफस्टाइल जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और अपनी ताकत खो देती हैं, जिससे वो सामान्य हड्डियों की तुलना में अधिक आसानी से टूट जाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें और हेल्दी डाइट दें। आप बर्थ से 15 साल पे चले गए। मैं थोड़ा बीच में एक जगह और रुकूंगा, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे जब ग्रो करते हैं, नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो आप उसके पैर को आप उठा करके देखें तो वो पैर अगर आप देखेंगे तो ऐसा होता है। मैं टांगों की बात कर रहा हूँ, वो इस तरह से होता है, ऐसे थोड़ा सा। जैसे 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 एज बढ़ती है वो पैर ऐसे सीधा होता है, और जैसे जैसे वो एडल्ट होता है तो फीमेल्स में एकदम बाहर की तरफ चला जाता है और मेल्स में थोड़ा कम बाहर की तरफ जाता है।
तो ये एक बड़ी समस्या है कि 3 से 4 साल के मदर्स जो होती हैं, चूँकि वो कंबाइंड फैमिली का ज़माना ख़त्म हो गया कि दादी बता सके कि ये नॉर्मल है, तो होता क्या है कि बच्चों के पैर अगर ऐसे होते हैं 2 से 4 साल के बीच में, तो मदर फादर दोनों परेशान होकर आते हैं और कहते हैं कि जी मेरे बच्चे का पैर थोड़ा टेढ़ा है। इट इज़ नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस, बट हाँ अगर आपको डाउट है तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये तो रही उस फेज की बात। अब आपके एडल्टहुड में आ जाते हैं, जो मतलब एडोलेसेंस की बात अगर हम करें, टीनेज के पहले उस समय के एडोलेसेंस की बात करते हैं। उस समय एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों पे, फैमिलीज़ पे एक प्रेशर होता है कि बच्चा खूब पढ़े, खेलना उसका कम होता है। दिल्ली जैसे एनवायरनमेंट में हर जगह खेलने के लिए साथी भी नहीं, क्योंकि हम पड़ोसी को भी नहीं जानते। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनके पैर में डिफॉर्मिटी डेवलप होने लगती है, या अगर वो खेलते नहीं हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी जाके गया है, जिसको मैं बोलता हूँ लॉकडाउन रिकेट्स। जैसे कोविड के रेमिनेंट के फॉर्म में कुछ बीमारी हुई, लेकिन ये एक अलग एंटिटी है लॉकडाउन रिकेट। लॉकडाउन में क्या हुआ था कि जो एडल्ट थे वो काम पे जा रहे थे, जो बाकी बूढ़े लोग थे और बच्चे लोग, उनको सब लोगों ने बहुत प्रोटेक्ट किया और करीब करीब घर में बंद किया और करीब करीब 1 साल तक उनको न खेलने का मौका मिला, न उनको धूप लगी। उसका नतीजा ये हुआ कि ग्रोथ तो उनकी कंटिन्यू रही, लेकिन चूंकि वो खेल नहीं रहे, वॉक नहीं कर रहे हैं, जंप नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो उनमें रिकेट्स डेवलप हुआ। रिकेट्स का मतलब होता है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई। डिफिशियंसी इसलिए हो गई क्योंकि विटामिन डी केवल एक ऐसा विटामिन है जो सनलाइट से बनता है, खेलने की वजह से बनता है। तो वो हुआ ये कि उस दौरान बहुत सारे बच्चों को, जो मेरे ही नहीं बहुत सारे ऑर्थोपेडिशियन अपनी ओपीडी में ऑब्जर्व कर सकते हैं, कि उनको जो है रिकेट्स की प्रॉब्लम होने लगी, या पैर ऐसे अंदर की तरफ ज़्यादा हो गए या एकदम बाहर की तरफ हो गए, जिसको कि मैंने नाम दिया है लॉकडाउन रिकेट्स। और इस पर रिसर्च पेपर पब्लिश होने वाला है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं, ऐसे करीब करीब 150 पेशेंट का रिकॉर्ड मेरे पास है, जिनको लॉकडाउन रिकेट्स की कैटेगरी में मैंने रखा है। और उसमें कुछ नहीं करना होता है। मेरा प्रिस्क्रिप्शन आप उसमें देखेंगे तो उसमें लिखता है 2 घंटे घर के बाहर खेलें। ये प्रिस्क्रिप्शन है मेरा फिजिकल एक्टिविटी के लिए। क्यों? क्योंकि आप दवा दे देंगे, दवा देने से जो डिफॉर्मिटी हो चुकी वो करेक्ट नहीं होगी, वो केवल खेलने से करेक्ट होगी। ये स्केलेटन सिस्टम की एक ऐसी ग्रोथ है कि जैसे जैसे हम खेलते हैं, वॉक करते हैं, नॉर्मल लाइफ में चलते हैं, वैसे वैसे ये डेवलप होता है। हम अगर ये सब नहीं करेंगे तो ये डेवलपमेंट, जिसको हम नॉर्मल डेवलपमेंट हमारे आपके जैसा है, ऐसा नहीं होगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा। इसलिए मेरे पहले प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले होता है कि 2 आवर्स प्लेइंग अंडर सन, धूप में 2 घंटे खेलें। प्रेशर, पीर प्रेशर होता है और आजकल जगह नहीं मिलती, तो बच्चे स्पेशली वो एरियाज़ जहाँ पे सनलाइट नहीं है, दिल्ली में से बहुत सारे एरिया हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिससे उनको पसीना हो, बट सनलाइट एक्सपोजर इज़ मैंडेटरी। अदरवाइज आपका विटामिन डी नहीं बनेगा, और यू कैन टेक एडिशनल विटामिन डी। यहाँ एक बात और समझ लें, बच्चों को हड्डियों से जुड़ी समस्या शुरू होने पर ही रेगुलर इलाज शुरू कर दें ताकि वो ठीक हो सकें, क्योंकि बड़ों की तरह बच्चों का नी रिप्लेसमेंट नहीं होता है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों के हर मूवमेंट पे नजर रखें, क्योंकि बच्चे को क्या समस्या है वो खुद नहीं बता पाएगा। बच्चों के लेवल पे रिप्लेसमेंट इज बिग नो। बच्चों में कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। बच्चों में जो भगवान ने दे के भेजा हुआ है, हम उसी में रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पर बदलने जैसी कोई चीज़ बच्चों में नहीं होती है। ये तो थी बच्चों की हड्डियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो में बताई गई बात पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक भी साझा जरूर करें।